Hi students, I Devendra Sharma. I welcome you all to at Performance Tutor. In this video lecture, we will discuss Class 8th Polity Chapter number 1, the Indian Constitution. आज की वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए ये. ठीक है, तो ध्यान से सुने, ध्यान से देखें इस चैप्टर को. चलिए, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले हमारे लिए क्या क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. ठीक है, हम इसे अलग अलग स्टोरीज़ के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे, पर अभी हम क्या देखते हैं, एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. ठीक है, द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अ नेशन और स्टेट इज़ गवर्न इज़ कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि वो रूल्स और वो प्रिंसिपल जिनके बेसिस पर एक नेशन या फिर स्टेट को गवर्न किया जाता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, रूल्स एंड प्रिंसिपल से मतलब वो लॉज. ठीक है, रूल्स हुए, कुछ रूल्स आपकी, जैसे कि कुछ रूल्स होते हैं, फिर उन्हीं को हम जो है फॉलो करते हैं. ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि अब लॉ बनाना है, ठीक है, कोई कानून बनाना है तो किस लॉ के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा. ठीक है, तो वो लॉ जो प्रोसेस है वो कहाँ मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के से ही आप क्या है, आपकी कंट्री को रन करोगे. ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड निकल कर आ रहा है नेशन एंड स्टेट. ठीक है, नेशन एंड स्टेट का मतलब क्या होता है. देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का. यदि हम एग्जांपल लें, ठीक है, तो पाकिस्तान प्री इंडिपेंडेंस, मतलब कि भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले पाकिस्तान की घोषणा हो चुकी थी कि पाकिस्तान बनने वाला है. तो उसके पहले पाकिस्तान क्या था, एक नेशन था. ठीक है, जैसे ही उसको इंडिपेंडेंट मिल गई तो वो क्या बन गया, एक स्टेट बन गया. ठीक है, पहले स्टेट की डेफिनेशन देखिए, अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट अ सॉवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डिफाइंड टेरिटरी. ठीक है, अब हम नेशन को अच्छी तरीके से समझते हैं, फिर हम स्टेट को भी समझेंगे. नेशन का मतलब होता है, क्या इंडिया एक नेशन नहीं है? यस, इंडिया एक नेशन है. कैसे एक इंडिया नेशन है कि देखिए, आप लोगों की यदि हम, जैसे कि हम लोगों की अब यदि हिस्ट्री की बात करें तो हमारी हिस्ट्री जो है सेम रही है. ठीक है, हमारे कल्चर सेम है. हमारी जो फीलिंग है, हमारी जो पेट्रोटिज्म की फीलिंग है, हमारी जो अंदर फीलिंग है कि हम क्या है, इंडियंस हैं, ये क्या बनाती है, एक नेशन बनाती है. ये क्या बनाती है, नेशन बनाती है. ठीक है, यदि हम स्टेट की बात करें, स्टेट का मतलब होता है, स्टेट का मतलब होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कि रिप्रेजेंट करे एक सॉवरेन पीपल को. सॉवरेन का मतलब होता है अनलिमिटेड पावर. ठीक है, अनलिमिटेड पावर. ठीक है, तो हम जो लोग हैं, हमारे ऊपर क्या किसी दूसरी कंट्री की, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी कंट्री, हाँ, क्या फिर कोई हमको जो है कंट्रोल करता हो बाहर से. ठीक है, हम क्या है, सॉवरेन है. ठीक है, तो और हमारी क्या एक डिफाइंड टेरिटरी है. ठीक है, वैसे ही यदि मैंने कहा था कि पहले कि पाकिस्तान जैसे ही इंडिपेंडेंट के बाद जो है, ठीक है, जैसे ही देश अलग हुए भारत और पाकिस्तान, उसके बाद क्या हो गया, वो स्टेट बन गया. क्यों? क्योंकि अब उसकी डिफाइंड टेरिटरी हो गई थी, अब वो सॉवरेन हो चुके थे. ठीक है, कोई दूसरी कंट्री अब उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि जो है जैसा वो चाह रही दूसरी कंट्री वैसा वो पाकिस्तान करेगा. ठीक है, हाँ, पहले पाकिस्तान क्या था, एक नेशन था. ठीक है, नेशन ओनली से मतलब कि अब पाकिस्तान ऐसे नेशन नहीं है, नहीं, अभी भी पाकिस्तान नेशन है. ठीक है, पर सिर्फ पहले नेशन था. कैसे? क्योंकि पहले उनकी फीलिंग, उनके अंदर क्या फीलिंग थी कि वो एक कंट्री बनाना चाहते हैं, और वो कंट्री किस पे बेसिस होगी, उनके अंदर क्या फीलिंग थी, एक फीलिंग थी क्या, कि वो एक रिलीजन के बेसिस पर जो है एक कंट्री अलग बनाना चाहते. उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग थी जो जो इंडियंस थे उनसे अलग कर रही थी उनको. ठीक है, तो वो उनको क्या, एक नेशन अलग बना रही थी. ठीक है, तो ये होता है नेशन. आप समझिए, नेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, जो कि एक तरीके की फीलिंग होती है. ओके, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो एक फीलिंग होती है कि हाँ हम ये हैं, तो उसके बेसिस पर एक नेशन बनता है. ठीक है, पर स्टेट यदि हम कहें तो स्टेट होता है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, जिसमें कि आपको सॉवरेन पीपल देखने को मिलेंगे. ठीक है, सॉवरेन से मतलब होता है अनलिमिटेड पावर, जैसे कि मैं बता चुका हूँ. देखिए, स्टेट के जो है 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट होता है पॉपुलेशन. इसको मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूँ. पॉपुलेशन. सेकंड होता है कि आपका टेरिटरी, मैं इनको बताऊंगा, टेरिटरी. एंड थर्ड इज़ गवर्नमेंट. एंड फोर्थ इज़ सॉवरेनिटी. ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यदि किसी भी पर्टिकुलर किसी के भी अंदर हैं तो वो कहलाएगा स्टेट. जैसे कि यदि मैं कहूँ कि आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, क्या वो स्टेट है? ठीक है, हम मैं कौन से स्टेट की बात कर रहा हूँ, ये वाले सेंस की स्टेट की बात कर रहा हूँ. वो जो स्टेट है वो हमने अलग तरीके से उसको स्टेट हम बोलते हैं. ठीक है, यदि मैं कहूँ क्या मध्य प्रदेश स्टेट है, नहीं. ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट नहीं है. तो क्या है स्टेट? इंडिया स्टेट है. कैसे? देखिए, पॉपुलेशन की बात करूँ
मध्य प्रदेश में, तो पॉपुलेशन आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब लोग आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। टेरिटरी की बात करूं तो मध्य प्रदेश की एक टेरिटरी है फिक्स्ड, आपने मैप पे देखा होगा कि फिक्स्ड हमारी बाउंड्री है, वो टेरिटरी है। ठीक है, गवर्नमेंट की यदि मैं बात करूं तो आपको एक गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर। पर क्या मध्य प्रदेश सॉवरेन है? नहीं। ठीक है, क्या वो सारे डिसीजन खुद से ले सकता है? क्या वो चाहे तो क्या अपनी जो बाउंड्री है वो उत्तर प्रदेश को अपने कंट्रोल में कर ले, या फिर कुछ भी किसी से मैटर से रिलेटेड कर सारे डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता। ठीक है, सारे डिसीजन लेने की पावर किसके पास है? वो इंडिया के पास है। ठीक है, तो इंडिया क्या है? सॉवरेन भी है। इंडिया की पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगी, इंडिया के अंदर टेरिटरी भी देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगी और सॉवरेन भी देखने को मिलेगा। इसलिए स्टेट, इंडिया क्या है? स्टेट है। ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट नहीं कह सकते। तो ये आपको ये वाला स्टेट हम अलग सेंस में लेते हैं। वो हमने स्टेट कहा है, सिर्फ हमने क्या किया, हमारे जो इंडिया है उसको एक अलग अलग जो है यूनिट्स में हमने डिवाइड कर दिया, हम उसको क्या कहने लगे? स्टेट कहने लगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब क्या है कि अब हम देखें तो हम ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी वर्ल्ड में, उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी का कॉन्स्टिट्यूशन आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, किसी का अनरिटर्न देखने को मिलेगा। इंडिया की बात करें तो आपको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, और यूके की बात करें, यदि हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। रिटर्न और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है? रिटर्न और अन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब यह है कि आपको इंडिया में यदि हम देखते हैं तो आपको एक बुक देखने को मिलती है। ठीक है, और वहाँ पर बुक देखने को नहीं मिलती, तो ऐसा नहीं क्या फिर वहाँ पे क्या किस तरीके से रूल्स को लिखा जाता है यदि वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है? ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ तो है पर एक ऐसे कंबाइंड नहीं है जैसे हमारी एक बुक है। ठीक है, बस ऐसा हमारे यहाँ बुक है पूरी एकदम फिक्स्ड, जो आप देखी होगी आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, वैसा वहाँ पर नहीं है बुक। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने समझा क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए अब हम और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि यदि आप फुटबॉल को देखते हैं तो कुछ ना कुछ फुटबॉल में क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल है तो ये बॉल है, तो उसको आपको जो है ये फुट है उससे से ये जो है आपको पुश करना है। ठीक है, यही रूल्स क्या बताएंगे? बॉल को पुश करना। ठीक है, और भी फुटबॉल के जितने भी नियम होते हैं कि आपको जो है हाथ हैंड से जो है बॉल को, आर्म्स जो है आपसे वहाँ पर जो है बॉल टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट जो आपका गोलकीपर होता है उसे छोड़कर। ठीक है, यदि क्या हो जाएगा? फाउल हो जाएगा। तो ये फाउल होना, ये सब जितने भी रूल्स हैं जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल रूल्स, जो कि किसी गेम को बनाते हैं, वो वही रूल्स जो कि किसी गेम को बनाते हैं वही इस पर्टिकुलर गेम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति यदि फुटबॉल को हाथ में लेकर जा रहा है तो वो फुटबॉल नहीं खेल रहा, वो कुछ और खेल रहा है। ठीक है, तो यदि जैसे कि क्रिकेट हुआ, क्रिकेट के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं। ठीक है, जिनके बेसिस पर कि क्रिकेट को खेला जाता है। ठीक है, वैसे ही यदि आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़। वैसे ही यदि हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है, वो जो रूल्स उसके अंदर लिखे हैं वही हमको बताते हैं कि किस प्रकार का जो नेचर होगा, फंडामेंटल नेचर होगा सोसाइटी का। तो ये फंडामेंटल नेचर कौन बताएगा सोसाइटी का? वो फंडामेंटल रूल बताएंगे। ठीक है, वो फंडामेंटल रूल बताएंगे जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। ठीक है, वही फंडामेंटल रूल्स जो है बताएंगे कि किस प्रकार का जो है आपकी सोसाइटी का नेचर होगा। ठीक है, हम उसको और अच्छे तरीके से देखें। जैसे कि देखिए, ये यदि हमने देखा था कि फुटबॉल के फंडामेंटल रूल्स क्या हो गए कि भैया कोई भी जो है हर बॉल को जो है फिट से ही आपको जो है पुश करना है, आर्म्स नहीं लगना चाहिए, सिर्फ गोल पे कीपर को ही जो है अलाउ है। ठीक है, तो ये क्या है? फंडामेंटल रूल्स हैं। ठीक है, क्रिकेट में यदि हम देखें तो जो है आपकी पर्टिकुलर पिच होगी, उसमें जो है स्टंप्स लगे होंगे, एक यहाँ से बॉल डालेगा। ठीक है, और यदि आप जो है रन दौड़ने के लिए भागे, यदि आप क्रीज तक नहीं आ पाए तो आप जो है, और किसी ने जो है बॉल को जो है स्टंप में लगा दिया तो वो आउट हो जाएगा। तो ये क्या है? फंडामेंटल रूल्स हैं जो कि क्रिकेट को बनाते हैं। वैसे ही फंडामेंटल रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, जो कि जिसके बेसिस पर जो है हमारी कंट्री को देखा जाता है कि ये कंट्री का नेचर किस प्रकार का है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे क्या क्यों एक कंट्री को जो है ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, ये जो हमारे जो टॉपिक्स हैं, ये 5 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है आज हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को, और भी आपके जो 4 पॉइंट्स बाकी के बचते हैं उन्हें भी हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि क्यों एक फर्स्ट जो आपका निकल कर आता है,
टॉपिक का नाम क्या रहेगा आपका, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम 5 पॉइंट्स देखने वाले हैं। पहला पॉइंट है आपका क्या, इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। ठीक है, मतलब कि क्या है, मतलब कि हम देखेंगे किससे, मतलब सबसे पहले देखेंगे क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे नेपाल की स्टोरी से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेपाल की स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। चलिए, अंटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वाज एन ऑन मोनार्क। देखिए, नेपाल क्या था, नेपाल एक मोनार्क था। ठीक है, काफ़ी समय तक नेपाल क्या रहा है, एक मोनार्क रहा है। मोनार्क का मतलब समझते हैं ना, ये भी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर रूल, मतलब कि पावर जो रहती है किसके पास रहती है, किंग के पास रहती है। ठीक है, वो एब्सोल्यूट भी हो सकती है या फिर वो एक अच्छा किंग भी हो सकता है। ठीक है, पर मोनार्क मतलब जिसके पास क्या है, जहाँ पर कि क्या है रूल, मतलब जो फाइनल अथॉरिटी है वो किसके पास है, किंग के पास है। ठीक है, देयर वॉज, एक पर्सन के पास है, देयर वॉज अ पीपल्स स्ट्रगल इन 1990 दैट एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी दैट लास्टेड फॉर 12 ईयर्स अंटिल 2002। देखिए, क्या था नेपाल में, क्या था कि हमेशा से जो है डेमोक्रेसी के लिए जो है फाइटिंग होती हुई आई है। ठीक है, स्ट्रगल होता जो है शुरू से ही जो है स्ट्रगल हुआ है, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, एक और स्ट्रगल होता है 1990 में। ठीक है, जो कि क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है डेमोक्रेसी को। ठीक है, जो कि कहाँ कब तक चलती है वो डेमोक्रेसी, 12 ईयर्स तक चलती है। कब तक, 2002 तक वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी चलती है। And the Constitution of Nepal adopted in 1990 reflect the final authority rested with the king। पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, अब देखिए डेमोक्रेसी आई तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा। ठीक है, पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया 1990 में, पर इसमें जो है क्या था, इस कॉन्स्टिट्यूशन में था कि जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो अभी भी क्या होगी, किंग के पास होगी। तो हम क्या कहेंगे इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहेंगे इसे, मतलब कि संविधान है पर क्या है, मोनार्क भी है वहाँ पर। ठीक है, हमारे पावर किसके पास है, मोनार्क के पास है। तो बस संविधान है, बस कहने का संविधान है, जिसके अंदर आपको कुछ रूल्स बता दिए हैं। ठीक है, उन रूल्स में भी क्या है, जो है किंग के पास ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी। और क्या, कुछ आपको बेसिक राइट छोटे मोटे जो है कुछ राइट दे दिए, पर वहाँ पे भी क्या है कि जो कंट्री है उसके पास जो है फाइनल अथॉरिटी किसके पास रहेगी, उस किंग के पास रहेगी। ठीक है, नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो 1990 में जो कि क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आया नेपाल में वो इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर अक्टूबर 2002 में जो क्या होती है, माओइस्ट अपराइजिंग होती है। माओइस्ट कौन थे, माओइस्ट वो होते हैं जो कि फॉलो करते हैं किसको, माओ जेडोंग की जो कम्युनिस्ट डॉक्ट्राइन है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उसको फॉलो करते हैं। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, चाइना हुआ वो क्या है, कम्युनिस्ट है। ठीक है, माओ जेडोंग कौन थे, माओ जेडोंग जो कि फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं चाइना के। ठीक है, जो कि रिवोल्यूशनरी थे चाइना के, और जिनने किया चाइना को, जिन्हें क्या चाइना का फाउंडिंग फादर कहा जाता है, वो है माओ जेडोंग। और जो कि ये कम्युनिस्ट डॉक्ट्राइन है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वो लेकर आए थे। ठीक है, तो जो माओ जेडोंग को फॉलो करते हैं वो होते हैं माओइस्ट। ठीक है, तो जो माओइस्ट थे, ठीक है, वो भी क्या चाह रहे थे, डेमोक्रेसी चाह रहे थे। मतलब ये जो मोनार्की थी उसे हटाना चाह रहे थे। ठीक है, वही स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, माओइस्ट कहाँ पर, नेपाल में शुरू से ही। ठीक है, तो अक्टूबर 2002 में देखें तो जो माओइस्ट का अपराइजिंग था फिर से जो है निकल कर आता है। ठीक है, तो जो ज्ञानेंद्र हैं वो क्या करते हैं, जो अपने अंडर में क्या है, जो गवर्नमेंट है उसको टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, जितनी भी पावर्स हैं, ठीक है, या फिर कहें कि हेड ऑफ गवर्नमेंट अपने आप को बना लेते हैं। ठीक है, किस तरह से हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क था। ठीक है, पहले, पर अब क्या कर लेते हैं, और भी ज़्यादा पावर है वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, आर्मी की मदद से वो क्या करते हैं, जितनी पावर्स जो छोटी मोटी दी हुई थी वो भी अपने अंडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्या, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप किंग ज्ञानेंद्र को। ठीक है, द किंग ज्ञानेंद्र देन फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन फरवरी 2005 में क्या कर लेते हैं, वो जितनी भी पावर्स हैं वो अपने अंडर में कर लेते हैं। फिर क्या होता है, इन नवंबर 2005 क्या होता है, माओइस्ट एंड द अदर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, 12 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करती हैं।
ठीक है। मतलब अब देखा कि अब यहाँ पर जो है जो किंग ज्ञानेंद्र हैं उन्होंने जो है सारी पावर्स उन्होंने अपने आप को जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट बना लिया है। तो ये जो जो माओइस्ट होते हैं और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज आपको नेपाल में देखने को मिलेंगी, ये क्या करती हैं, 12 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करती है। इस 12 पॉइंट एग्रीमेंट के अंदर क्या था, इस 12 पॉइंट एग्रीमेंट के अंदर ये था कि ये कहीं ना कहीं जो है लोगों को बता रहा था कि अब जो है आप जो है वापस से जो है डेमोक्रेसी में आने वाले हैं। ठीक है, आपको डेमोक्रेसी मिलेगी और शांति भी आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों को ये 12 पॉइंट एग्रीमेंट ये बताता था, ठीक है, कि आपको जो है डेमोक्रेसी फिर से मिलने वाली है, आप ऐसे समझ लीजिए। पर फिर क्या होता है कि जो 2006 में जो जो मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा जो जो माओइस्ट और जो उधर पॉलिटिकल पार्टीज जो लोग थे नेपाल के, वो और ज़्यादा जो है भड़क जाते हैं, या यूँ कहें कि ये जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा जो है स्पीडी, मतलब और ज़्यादा जो है हाई हो जाता है। फिर क्या होता है इसके बाद कि अब क्या है, जो ज्ञानेंद्र है वो कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर आ जाते हैं कि अब मुझे जो है यहाँ से जो है इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनली जो पद है, मुझे किंग का जो पद है वो मुझे हटाना होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, इन अप्रैल 2006 द किंग रिस्टोर द थर्ड पार्लियामेंट। क्या करते हैं, किंग थर्ड पार्लियामेंट को रिस्टोर करते हैं, और जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको कहते हैं कि अब आके क्या बनाइए, आप एक गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। फाइनली जो मोनार्क है वो हट जाता है। ठीक है, पर मोनार्क ने अभी रिज़ाइन नहीं किया है। ठीक है, मोनार्क रिज़ाइन करेगा 2008 में। ठीक है, कौन, किंग ज्ञानेंद्र। फिर क्या होता है, इन 2007 नेपाल एडॉप्टेड अ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल क्या अडॉप्ट करता है, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। ठीक है, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब कि क्या है कि जब तक कि जो है ये किंग रिज़ाइन करेंगे तब तक कि जब तक कि क्या करेगी, जो गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स बना लेगी। ठीक है, थोड़े बहुत रूल्स से जो है कंट्री को अभी चलाएगी। ठीक है, तो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, अभी फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, कुछ बेसिक जो रूल्स जो है लिख लिए गए हैं, उनसे जो है जब तक कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्री को रन किया जाएगा, तब तक जो है हमारे फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, एक जो है उसको उसकी प्रोसेस कंटिन्यू चलाई जाएगी। ठीक है, जैसे ही फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा उस इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया जाएगा, और फिर कंट्री जो है फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा उस पर जो है कंट्री को रूल किया जाएगा। ठीक है, तो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो ड्यूरेशन है, उस तब तक की कंट्री को किस तरीके से चला जाएगा, वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के में जो थोड़ा बहुत जो रूल्स ले लिए गए हैं उस पर जो है आपको उस कंट्री को जो है चलाया जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, 2008 में फाइनली जो है मोनार्क एबोलिश हो जाता है। ठीक है, जो किंग ज्ञानेंद्र हैं वो क्या कर देते हैं, फाइनली रिज़ाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से, या यूँ कहूँ कि पोस्ट से रिज़ाइन क्या कर देते हैं कि मोनार्की एबोलिश हो जाती है, और नेपाल क्या हो जाता है, नेपाल इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट तो था ऑलरेडी, यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे कि नेपाल किसी और के कंट्रोल में था। ठीक है, पर वहाँ पर क्या आ जाता है, डेमोक्रेसी आ जाती है। ठीक है, नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब क्या आ जाता है, पीपल के पास ये राइट आ जाता है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से लिख सकते हैं जैसा कि वो चाहते हैं। ठीक है, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट पीपल नेपाल टू बी, एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। मतलब कि जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, मतलब कि पहले जो उनको डेमोक्रेसी मिली थी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उनके जो आइडियल जैसा कि वो चाहते थे वो उसके अंदर नहीं देखने को मिला। तभी तो फिर से जो है अपराइजिंग हुई, फिर से जो है स्ट्रगल हुआ। ठीक है, उसमें क्या था, फाइनल अथॉरिटी अभी भी किसके पास थी, किंग के पास थी। मतलब कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसके पास कि लोगों के पास जो कि जिसमें कि क्या रूल कौन करेगा, पीपल करेंगे। या तो वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है एकदम, तो वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे और वो क्या रूल करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या होगा, उनका जो इलेक्शन किया जाएगा, यदि वो अच्छे से कंट्री को रन कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनको हटा दिया जाएगा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये होती है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी तो, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस तरीके का नहीं था पहले, तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वो चाहते थे उस तरीके का वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे। तो ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसको पॉइंट को पढ़ते हैं। ठीक है, इट लेज आउट सर्टन आइडियाज दैट form the basis of the kind of country that we as a citizen aspire to live in।
मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वह है कि उसके अंदर वो आइडियल्स हैं कि जो हम सिटीजन चाहते हैं वो हम आइडियल्स उसके अंदर डाल सकते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। जैसे कि हम नेपाल की स्टोरी में हमने देखा, ठीक है, कि जो नेपाल के जो लोग थे ठीक है, जो नेपाल के लोग थे पहले जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया उसमें उनके आइडियल्स नहीं थे, जैसा कि वो जिनके लिए उन्होंने फाइट की थी वो उसके अंदर हमको देखने को नहीं मिले। इसलिए फिर से क्या हुआ, अपराइजिंग हुई, फिर से जो है स्ट्रगल हुआ। फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, अपना एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके अंदर जो भी वो चाहते थे वो उसके अंदर उन्होंने डाला। ठीक है, तो हम जैसा कि चाहते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इंडिपेंडेंस के पहले चाहते थे, इंडिया की बात करूं, ठीक है, हम लोग जो इंडिपेंडेंस के पहले चाहते थे कि हमारा कंट्री ऐसी होना चाहिए, हमारे यहाँ राइट्स होना चाहिए, हमारे यहाँ फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होना चाहिए, ठीक है, और पर्टिकुलर इस तरीके से हमारी कंट्री को गवर्न करना चाहिए। ये सब कहाँ देखने को मिलता है? हमने ही तो चाहा था ऐसा, ठीक है, कि किसी दूसरी कंट्री का हमारे यहाँ क्या प्रेशर नहीं होना चाहिए, हमारी कंट्री सॉवरेन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उन सब चीज़ों को डाल दिया। फिर उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, हम हमारी कंट्री को रन करते हैं। तो इट लेज आउट सर्टन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज ए सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। जैसा कि जिस प्रकार की कंट्री में हम रहना चाहते हैं, जिस प्रकार के हमारे एस्पिरेशंस हैं, उसी प्रकार से हम हमारी कंट्री को उस प्रकार से हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन आइडियल्स को हम डालते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो फर्स्ट पॉइंट है आप समझ में आया होगा, नेपाल की स्टोरी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।